बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी तैयारी कर रहे हैं सीटेट दिसंबर 2022 की। एक अच्छी सफलता के लिए एक बड़ा प्रयास, एक सफल प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अभी तक हमने पिछली क्लासेस में बहुत से मजबूत टॉपिकों को पढ़ा, बहुत से स्ट्रांग टॉपिक्स जो ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी चर्चा हमने किया है। आज की क्लास में उससे भी मजबूत टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं। शायद अगर हम ये कहें कि इसके बिना पेपर नहीं बन सकता तो इसमें भी कोई गलत नहीं होगा। संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे का एक ऐसा चैप्टर जो आपको 1 से 2 नंबर 100% श्योर रहिए कि प्रश्न बना करके आएंगे और आपको 2 नंबर पक्का मिलने वाला है। आज की क्लास में जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, अच्छा, हम लोग इस सीरीज का नाम जो परिश्रम और सफलता है, परिश्रम आपकी, हमारी भी, सफलता आपकी भी और हमारी भी, है ना। तो परिश्रम और सफलता के नाम से इस सीरीज को हम लोगों ने जिस उद्देश्य से शुरू किया है कि सीटेट में सभी बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसका समापन भी लगभग 30 से 40 वीडियो में हम लोग करेंगे। आज की क्लास में जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उसका क्या नाम है? संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है, फिर मैं जीन पियाजे की चर्चा आपसे करता हूं। संज्ञानात्मक विकास का मतलब अगर आपको समझना है तो बालक को समझना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। संज्ञानात्मक विकास को अगर समझना है तो बालक को समझना पड़ेगा। हमने कहा ये कोई बालक है आपके पास में, ठीक है। अगर मैं इसके शारीरिक विकास की बात करूं तो हम केवल बात करेंगे शरीर के अंदर जो बोन्स हैं और जो मसल्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम मानसिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो मानसिक शब्द कहने का मतलब हमारा बालक के इस हिस्से से होता है। मानसिक शब्द कहने का मतलब हमारा बालक के ऊपर वाले हिस्से से होता है। इस मानसिक के 2 पक्ष हो सकते हैं, एक मूर्त जिसे हम देख सकते हैं और एक अमूर्त जिसे हम देख नहीं सकते। मूर्त का मतलब मस्तिष्क, जिसे तौल सकते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं, रूप रंग आकार को, इसका रूप रंग आकार के को हम इसके देख सकते हैं। और जो अमूर्त है, अमूर्त का मतलब इस मस्तिष्क की जो पावर है, जैसे शरीर के सभी अंगों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। आंखों की विशेषता क्या है? देखना। नाक की विशेषता क्या है? सूंघना। कानों की विशेषता क्या है? सुनना। ऐसे ही प्रत्येक अंग की अपनी एक यूनिक विशेषता है, यूनिक फीचर है। उसी प्रकार से मानसिक के अंदर, मानसिक पक्ष के अंदर जो मस्तिष्क विद्यमान है, इस मस्तिष्क की भी अपनी योग्यता है, अपनी पावर है। इसी मस्तिष्क की योग्यता को जो हम नाम देते हैं उसे हम कहते हैं बुद्धि। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की या संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब मस्तिष्क के विकास से नहीं है, संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब बुद्धि के विकास से है, ठीक है। शरीर के बढ़ने से नहीं है, शरीर की ताकत बढ़ने से है। उसी प्रकार से हम मानसिक पक्ष के अमूर्त पक्ष का अध्ययन करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं? बुद्धि। इसी बुद्धि के विकास को जीन पियाजे ने जो नाम दिया उसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो एक चीज आपने सीखा कि संज्ञानात्मक विकास का संबंध मानसिक पक्ष से तो है, ये श्योर है, लेकिन मानसिक पक्ष में मूर्त वाले हिस्से से नहीं है, बल्कि इसका संबंध किससे है? अमूर्त वाले हिस्से से। जीन पियाजे ये कहते हैं कि बालक के बुद्धि का विकास होना चाहिए, और अगर बुद्धि का विकास हो गया तो अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान वो स्वयं से कर सकता है। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब आपने क्या समझा? संज्ञानात्मक विकास का मतलब बालक के बुद्धि का विकास, अर्थात उसके मस्तिष्क की योग्यता में वृद्धि, ठीक है। आइए कुछ छोटी छोटी बातें हम जीन पियाजे के बारे में जान लें। जीन पियाजे के बारे में सबसे पहली बात, इनका जन्म 1896 में हुआ, 1980 में इनकी डेथ हुई। बहुत 40 साल पहले, आज से 40 साल पहले, लगभग 42 साल पहले इनकी डेथ हुई। ये पहले बायोलॉजिस्ट थे, फिर बाद में साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के थे।
प्रैक्टिकल ऑन हिज 3 चिल्ड्रन, इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किया और संज्ञानात्मक थ्योरी को डेवलप किया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के बारे में ये छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि जीन पियाजे ने जो थ्योरी दिया उसका नाम क्या है? बालक का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक शब्द मैं जो यूज कर रहा हूं बार बार, उसको आप केवल बुद्धि से लगाइएगा। बालक का बौद्धिक विकास, बालक के बुद्धि का विकास। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, पहली किताब और दूसरी किताब। इन्होंने पहली किताब जो लिखी थी साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, और दूसरी पुस्तक जो लिखी थी द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। देखो मैं आपको कुछ अलग से भी बता रहा हूं। ये जो जीन पियाजे साहब थे, जीन पियाजे ने 2 क्षेत्रों में काम किया। एक तो संज्ञानात्मक विकास पर काम किया जो आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और इन्होंने एक नैतिक विकास पर भी काम किया। नैतिक विकास की शुरुआत इन्होंने की थी, स्टार्टिंग इन्होंने किया था, लेकिन प्रसिद्ध इसके लिए कौन होता है? इसके लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं कोहलबर्ग। तो इस टॉपिक की चर्चा हम अलग से वीडियो में करेंगे संज्ञानात्मक नैतिक विकास की। आज हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास की, लेकिन जो द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखी गई वो नैतिक विकास पर लिखी गई। साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड किस पे लिखी गई? ये संज्ञानात्मक विकास पर लिखी गई। क्लासिफाइड दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एज ऑफ चाइल्ड। इन्होंने जो अपने सिद्धांत को बांटा है, अपने संज्ञानात्मक विकास का विभाजन या वर्गीकरण इन्होंने जिस आधार पे किया है, उसका आधार है बच्चों की एज। क्या है? बच्चों की एज। अर्थात इन्होंने अपने सिद्धांत के 4 पार्ट बताए हैं। जो पहला है वो जन्म से 2 वर्ष है, जो दूसरे का समय है 2 से 7 वर्ष है, तीसरे का समय 7 से 11 और चौथे का समय 11 से 15। तो ये जो आधार है, ये आधार इन्होंने एज को माना है, आयु को माना है, और इन्होंने कहा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बालक का बौद्धिक स्तर भी बढ़ता जाता है। या अभी हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का बौद्धिक विकास किस प्रकार से होता है, किस प्रकार का परिवर्तन उसमें देखने को मिलता है। आइए अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में ये थोड़ी सी बात, 2 किताबों का नाम उनके मैंने आपको बताया। जीन पियाजे के अलावा भी कुछ लोगों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काम किया। पहले आप ये भी जान लीजिए, हमने कहा कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, कॉग्निटिव थ्योरी पर स्टार्टिंग तो जीन पियाजे ने की, ये सच है। स्टार्टिंग जीन पियाजे ने की, ये बात सच है। लेकिन उसके बाद लेओ वाइगोस्की जो रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रसिया के रहने वाले थे, इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काम किया। उसके बाद एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जिसका नाम था ब्रूनर, उन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काम किया। तो ये 3 मनोवैज्ञानिकों का संबंध किससे है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कौन संबंधित नहीं है, एक ऑप्शन मैं आपको दे दूं पियाजे, एक आपको मैं दे दूं ऑप्शन वाइगोत्स्की, एक ऑप्शन मैं आपको दे दूं ब्रूनर, और एक ऑप्शन मैं आपको दे दूं कोहलबर्ग। तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है व्यक्ति? वो है कोहलबर्ग। बाकी 3 लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट से काम करते हैं, जिनको मैं अलग अलग आपको पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे, लेकिन किसका? जीन पियाजे का, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेओ वाइगोस्की का पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रूनर का पढ़ेंगे। इस प्रकार कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम पूरा करेंगे, फिर बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट की। ठीक है, चलो अब हम शुरुआत करते हैं और अच्छे ढंग से। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर जीन पियाजे का जो सिद्धांत था उसके बारे में कुछ हम बातें करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ द जीन पियाजे। इन्होंने कहा कि हमारे सिद्धांत को किस नाम से जाना जाएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से या संज्ञानात्मक विकास के नाम से। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है? अगर मैं कह रहा हूं कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अभी कम हुआ है या बहुत ज्यादा हो गया है, तो आई वांट टू से दैट योर इंटेलेक्चुअल पावर जो है, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। आपकी बौद्धिक क्षमता या तो बहुत ज्यादा है या तो बहुत कम है ना? बौद्धिक क्षमता का मतलब मस्तिष्क की जो पावर है, सोचने की, चिंतन करने की, कल्पना करने की, ये सब बहुत अगर ज्यादा है तो आपका बौद्धिक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है। अगर ये नहीं है तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। चलो आगे देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? बालक का बौद्धिक विकास या मानसिक विकास, बातें वही हैं, एक ही पक्षों की चर्चा कर रहे हैं। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट
इंटेलिजेंस चेंज एज चाइल्ड ग्रो। ये थ्योरी ये बताती है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बालक विकास करता है, वैसे वैसे हमारा जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जो बौद्धिक क्षमता है, वो बढ़ती जाती है या बदलती जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। द चाइल्ड कंस्ट्रक्ट अ मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे ये कह रहे हैं कि संसार के प्रति बालक अपनी बौद्धिक संरचना निर्मित करता है। याद रखिएगा, संसार के प्रति मतलब समाज में जो कुछ भी वो देखता है, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, छोटे जानवरों को, बड़े जानवरों को, अपने माता पिता के, पड़ोस के लोगों को, विद्यालय को, सब सारी वस्तुओं को जो वो देखता है, तो उनके प्रति अपनी एक बौद्धिक संरचना मेंटेन करता है। जैसे इसको घड़ी को घड़ी कहना है, ये बात आप बचपन में नहीं जानते थे, लेकिन जब उसने अपनी बौद्धिक संरचना निर्मित कर ली, इन मतलब अपना स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर या मेंटल मॉडल उसने कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो इसको वो घड़ी को घड़ी कहने लगा, पानी को पानी कहने लगा। इसका मतलब उसने अपने मस्तिष्क में इस चीज को सेव कर लिया या निर्मित कर लिया। इस लाइन का ये मतलब था। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने कहा कि इंटरेक्शन बिटवीन मेंटल कैपेसिटी एंड एनवायरमेंट इवेंट्स। देखो क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स का मतलब ये है कि हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है, जो हमारी बौद्धिक क्षमता है, उसका इन्वायरमेंट से जुड़ जाना है ना। इन्वायरमेंट में जो भी घटनाएं आ रही हैं, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, है ना, कभी भूकंप आ रहा है, कभी तूफान, कभी आंधी, इन सारी चीजों से या जो भी घटित हो रहा है, छोटी घटनाओं से लेकर के बड़ी घटनाएं, सब से अपने मस्तिष्क को जोड़ना, सबकी समझ रखना अपने मस्तिष्क में, इसी को हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आपसे 3 पक्षों की और बहुत ही स्टार, हम अगर इसके लिए 3-4 हैज बनाएं, हैज बनाने का मतलब यह है कि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीन पियाजे ने 3 बातें की अपने थ्योरी को डेवलप करने से पहले। उन्होंने 3 बातें आपको बताई। सबसे पहला जिसे कहते हैं स्कीमा, सबसे पहला उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया उसे कहते हैं स्कीमा। दूसरा शब्द उन्होंने जो किया उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड एडाप्टेशन, जिसे हम क्या कह सकते हैं? संगठन और अनुकूलन। संगठन कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? अनुकूलन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ दिस थ्योरी, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, अर्थात हम उन चारों पक्षों की चर्चा करेंगे जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के हिस्से हैं। अब ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमको 2 चीजें समझना चाहिए। 2 क्या 3 चीजें हमें समझना चाहिए। एक, सबसे पहली चीज हमें यह समझना है कि स्कीमा किसे कहते हैं। दूसरा हमें यह समझना है कि संगठन किसे कहते हैं, संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। और तीसरा हमें यह समझना है कि अनुकूलन क्या है, अनुकूलन मीन्स एडॉप्टेशन किसे कहते हैं। याद रखिएगा, 3 पक्षों को, 3 बातों को, 3 शब्दों को समझे बिना आप जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को नहीं समझ सकते। इसलिए चलिए हम बात करते हैं इन तीनों शब्दों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज जानना होगा। अगर आपसे पूछेगा एलिमेंट्स ऑफ दिस थ्योरी, तो केवल 2 ही एलिमेंट हैं। केवल कितने एलिमेंट हैं? 2। इस बात को ध्यान दीजिएगा, केवल 2 ही एलिमेंट हैं, जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन और एडॉप्टेशन। इसे हम एलिमेंट नहीं मानेंगे, लेकिन उसको समझेंगे कि स्कीमा का कॉन्सेप्ट जीन पियाजे ने क्या दिया था। ओके, चलिए फिर उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ दिस थ्योरी के बारे में। अब हम बात करते हैं स्कीमा किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्कीमा जानने से पहले ये एक स्लाइड और आपके सामने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन और डिसीजन, किसी चीज को देखना और किसी समस्या के बारे में निर्णय लेना। निर्णय वही ले सकता है जिसका बौद्धिक विकास हुआ हो। किसी चीज को ध्यान से देख करके समझ वही सकता है जिसका बौद्धिक विकास हुआ हो। दूसरा क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट इवेंट्स, मतलब पर्यावरण में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में एक समझ रखना, एक समझ विकसित करना, क्या कहलाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, किसी के बारे में सोचना या कल्पना करना। किसकी पावर होती है? दिमाग की पावर होती है। जिसके पास मेंटल पावर कम है, बौद्धिक क्षमता कम है, वो किसी चीज को सोच नहीं पाता, कल्पना नहीं कर पाता है।
फिर देखिए रीजनिंग एंड कॉन्सर्न क्रिएटिविटी। रीजनिंग का मतलब तर्क करना, कॉन्सर्न का मतलब चिंतन करना, और क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनात्मकता, नए विचार उत्पन्न करना, नई वस्तुएं बनाना। इस प्रकार से जो चीजें होती हैं उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, सृजनात्मकता। ये गुण किसके अंदर होते हैं? जिसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा हो या हो चुका हो। मेमोरी, स्मृति, किसी चीज को बहुत दिन तक याद रखना एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पहचान है, बौद्धिक क्षमता की पहचान है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, मतलब हम अपनी समस्याओं का समाधान जब स्वयं से करने लगते हैं, इट मीन्स वी हैव इंक्रीजिंग इंटेलेक्चुअल पावर, हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो विकसित हो चुकी है। फिर लास्ट में सेंसेशन एंड फीलिंग एंड परसेप्शन। सेंसेशन का मतलब होता है संवेदनाएं, सेंसेशन का मतलब होता है संवेदनाएं, और परसेप्शन का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण। देखिए संवेदनाएं मतलब बालक जन्म के समय जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसके पास 5, नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, इससे वो सेंसेशन करता है, सूंघता है, सुनता है, देखता है, और त्वचा से अपने माँ को स्पर्श करके पहचानता है। तो ये भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पहचान है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हमने देखा, जो कुछ भी समझा, जब उसे हम अपने अंदर सेव कर लेते हैं या समझते हैं कि किस प्रकार की इसके अंदर विशेषता है, तो उसी को हम कहते हैं परसेप्शन। छू करके, देख करके, कि ज्ञानेंद्रियों की मदद से किसी वस्तु का, किसी तथ्य का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। तो ये कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फीचर्स या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो लक्षण होते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब मैं बात करने चल रहा हूं जिसे कहते हैं स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा। एक देखो, जैसे कहते हैं ना व्यवहारिक भाषा में, अगर आपको मैं समझाऊं, फिर मैं थ्योरेटिकल समझा दे रहा हूं। स्कीमा का मतलब होता है पुरानी बातों को दिमाग में रखे रहना। जैसे आप स्कूटी चला रहे थे और खूब तेज आप चला रहे थे, और अचानक आपने ब्रेक लिया और पलट गए, गाड़ी उधर गिरी, आप इधर गिरे। लेकिन जब आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, या जब आपकी चोट ठीक हो जाती है, तब आप जब स्कूटी चलाते हैं तो आपके दिमाग में एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट बना है कि जब मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा और आगे की ब्रेक ले लूंगा तो गिर जाऊंगा। मतलब जो कुछ भी आपने अनुभव प्राप्त किया है उसका प्रयोग वर्तमान समय में जब कर रहे हैं तो इसी को कहते हैं स्कीमा। स्कीमा को व्यवहारिक भाषा में याददाश्त कह सकते हैं, मेमोरी कह सकते हैं। मतलब अगर पुरानी घटनाएं तुम्हें याद है, पुरानी अवधारणाएं तुम्हें याद हैं। जैसे अगर एक बालक है, अचानक उसने मिर्च को मुंह में डाल लिया, बहुत तीखा लगा, बहुत रोया, है ना, फिर धीरे धीरे करके चुप हुआ। लेकिन अब वो जब मिर्च को देखता है सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम, तो उसके दिमाग में एक याददाश्त है, एक मेमोरी फीड हो गई है कि मिर्च को नहीं छुएंगे वरना फिर से वही दिक्कत आ सकती है। तो ये क्या हुआ? ये जो याददाश्त है उसकी, वर्तमान समय में जो उसने याद करके प्रयोग किया, उसका उपयोग किया, इसी को कहते हैं स्कीमा। दिस इज कॉल्ड स्कीमा। स्कीमा के बारे में हम पढ़ के देखते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक बालक सहज क्रियाओं का प्रदर्शन करता है। जन्म जिस दिन हुआ 2 वर्ष तक बालक सिंपल एक्टिविटीज करता है। शारीरिक क्रियाएं जैसे हाथ पैर को हिलाना, या उसमें संवेदना पाई जाती है। संवेदना का मतलब सेंसेशन, संवेदना का मतलब सूंघना, सुनना, देखना, स्पर्श करना या स्वाद का अनुभव करना, ये सब फीलिंग्स होती हैं या सेंसेशन होते हैं। इसकी मदद से ज्ञान का निर्माण करता है, और ज्ञान का निर्माण करना मतलब बातों को, तथ्यों को संगठित करता है, कलेक्ट करता है। जीन पियाजे ने इसे स्कीमा या नैसर्गिक स्कीमा कहा। बात में समझिएगा कि नैसर्गिक स्कीमा मतलब स्टार्टिंग की स्कीमा, और स्कीमा मतलब 2 वर्ष के बाद। ठीक है, कहने का मतलब हमारे क्या है कि जो कुछ भी हम सूंघते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, धीरे धीरे एक ऐसे समझो कि एक जब बालक पैदा होता है तो उसका दिमाग एक खाली डिब्बे की तरह होता है। एक जैसे नया घर बनता है तो उस कमरे में कुछ नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे करके हर वस्तु हम उसमें सेट करने लगते हैं। एक एक वस्तु को उसकी जगह पे सेट कर लेते हैं, फिर जब उस कमरे को देखते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है। वैसे ही जब बालक जन्म लेता है तो उसका जो ये कमरा है, मानसिक पक्ष जो है वो एकदम इम्पटी रहता है, खाली रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें सारी चीजों को वो सजाने लगता है, सेव करने लगता है। इसी को उन्होंने क्या कहा? स्कीमा नाम दिया। फिर जब उसका वर्तमान, जैसे उसने कुछ सीखा है, मैंने स्कूटी वाला उदाहरण आपको दिया, सबसे अच्छा उदाहरण वही हो सकता है। तो स्कीमा की अवधारणा आपको समझ में आई होगी। चलिए, स्कीमा की अवधारणा को
और अच्छे से क्लियर करने के लिए स्कीमा बालक के पूर्वानुमानों का संगठनात्मक रचना है, जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति धारणा बनाने में करता है। धारणा मतलब वही मैंने आपको बताया ना, कॉन्सेप्ट बनाने में, धारणा बनाने में वो करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भैया स्कूटी चला रहा है तो अभी एक धारणा बना लिया कि आगे की ब्रेक नहीं लेना है। मिर्च खा लिया, तीखा लगा तो वो एक धारणा बना लिया, एक कॉन्सेप्ट बना लिया दिमाग में कि नहीं मिर्च तीखी होती है, उसे मुझे नहीं छूना है। इसी का प्रयोग मतलब जो कुछ भी उसने सीखा है अपने पूर्व अनुमानों से आगे के समय में अगर उसका प्रयोग वर्तमान समय में कर रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस विशेषता को ही हम कहते हैं स्कीमा। अगर और सिंपल भाषा में आपको समझना हो कि व्हाट इज द स्कीमा, तो स्कीमा एक समझ की इकाई है। जब हमारे अंदर समझ विकसित होने लगती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। या किसी पुरानी समझ को वर्तमान समय में जब हम प्रयोग करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा। स्कीमा आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। स्कीमा की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं। स्कीमा की सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये एक मानसिक संरचना है। दिमाग में हर वस्तु के प्रति हम एक संरचना निर्मित करते हैं। ये व्यक्ति विशेष में होती है। सभी व्यक्तियों की स्कीमा एक जैसी नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसे हम व्यक्ति विशेष कह रहे हैं। सूचनाओं का संगठन है। सूचनाओं का मतलब जानकारी का संगठन, समझ का एक संगठन है। जैसे मिर्च के प्रति समझ हमने रखा था, स्कूटी के प्रति हमने समझ रखा था, आगे की ब्रेक के प्रति, तेज स्पीड चलाने के प्रति जो हमारे अंदर समझ विकसित होती है उसे हम कहते हैं सूचनाओं का संगठन। समझ का व्यवस्थित रूप है। हमें जैसे आपको बताया ना, खाली कमरे में जिस प्रकार आप वस्तुओं को सजाते हुए चले जाते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उसी प्रकार बालक अपने मस्तिष्क में, बुद्धि में सारी चीजों की समझ को विकसित करता है या व्यवस्थित करता है। या स्कीमा क्या है, पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव है जिसका प्रयोग हम वर्तमान समय में करते हैं। आई होप इससे सरल स्कीमा आपको कोई नहीं बताया होगा और इसको आप एकदम हूबहू याद कर लीजिए। एकदम 100% आपका पेपर में ये आने वाला है। पियाजे जन्म के समय स्कीमा अविकसित, पियाजे के अनुसार पियाजे ने ये कहा कि जन्म के समय स्कीमा अविकसित रूप में होती है। ठीक वही प्रकार जिस प्रकार कमरा बनता है तो उसमें कुछ वस्तुएं नहीं होती, मतलब कमरा अविकसित है। लेकिन जब बन के तैयार हो गया, सारी वस्तुएं हमने सेट कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, इसका मतलब अब हमारा जो रूम है वो डेवलप हो चुका है। जब बालक अपने मस्तिष्क में सारी चीजों को इकट्ठा कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो अब व्यवस्थित हो चुका है, विकसित हो चुका है। तो ये दीज आर द सम फीचर्स ऑफ स्कीमा। अब मैं इसके आगे बात कर रहा हूं। देखिए इसके आगे हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ दिस थ्योरी कॉग्निटिव जीन। पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। उन्होंने दो थ्योरी दी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन दिया था और एक क्या दे दिया था, एडॉप्टेशन। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो संगठन है, वो स्कीमा से ही मिलता जुलता थोड़ा सा है, स्कीमा से ही मिलता जुलता है। संगठन का मतलब क्या होता है, बौद्धिक संरचना का निर्माण करना, सूचनाओं और ज्ञान को क्रम से व्यवस्थित करना या इकट्ठा करना या संचित करना। मतलब किसी चीज का, किसी वस्तु के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी प्लेस के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति जब हम सूचनाएं या उसकी समझ विकसित करने लगते हैं, जैसे हमारा बड़ा वाला भाई बहुत अच्छा है, छोटा वाला भाई थोड़ा सा शरारती है, ये सब जो समझ हम रख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। अच्छा, संगठन करने को ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। अगर जो समझ अपनी विकसित नहीं कर पाता, इसका मतलब उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, किसी चीज को एकत्रित करने की विशेषता नहीं है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहां से हो सकता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की शुरुआत कहां से होती है, जैसे आप कमरे में डायरेक्ट तो वस्तुओं को सजा नहीं देते हैं, पहले आप वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं। मतलब जैसे एक घर से दूसरे घर में सामान को लाना है तो पहले चीजों को इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कहाँ किसको कैसे सेट करना है। तो जो पहली क्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट है। दूसरे को हम अनुकूलन कहते हैं, अनुकूलन को हम एडॉप्टेशन कहते हैं। वातावरण के साथ, वातावरण बहुत मायने रखता है साइकोलॉजी में। वातावरण के साथ नई संरचना निर्मित करना या पुराने अनुभवों के हिसाब से नया अनुभव विकसित करना को ही हम क्या कहते हैं, अनुकूलन। अनुकूलन का एक सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझना चाहें कि अनुकूलन क्या है, अनुकूलन को समझने के लिए ये समझिए कि किसी भी नए जगह पर, नए वातावरण में अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को समायोजित कर लेना, अपने आप को मिला लेना, व्यवस्थित कर लेना, अनुकूलन कहलाता है।
अब देखिए अनुकूलन के दो हिस्से हैं, एक को हम ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन के दो हिस्से, एक को आत्मसातीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, और एक को समाविष्टीकरण कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन आपको समझा रहा हूं। आत्मसातीकरण का मतलब होता है पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान ऐड कर लेना। मतलब आपके पास 2 रुपए था, आपने 3 रुपए और जोड़ लिया, बना क्या 5। इसी को क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण। मतलब मम्मी ने सिखाया था ABCDEFGH, है ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, इस टाइप से, और मम्मी ने ऐसे सिखाया था कि A ऐसे बनता है। लेकिन जब आप स्कूल गए तो मैम ने, टीचर ने आपको ये बताया कि बेटा ये बड़ी कैपिटल लेटर में बनता है, ये स्मॉल लेटर में बनता है। तो पुराना ज्ञान आपने हटाया नहीं, बल्कि नवीन ज्ञान ऐड कर लिया। इसी को कहते हैं आत्मसातीकरण या सीखना। समाविष्टीकरण का मतलब क्या होता है, पूर्व ज्ञान की जगह पर नवीन ज्ञान की स्थापना करना ही क्या कहलाता है, समाविष्टीकरण। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी को खोज की अवस्था कहते हैं। ये आया हुआ प्रश्न है कि खोज की अवस्था किसे कहते हैं, तो समाविष्टीकरण को, एकोमोडेशन को खोज की अवस्था कहते हैं। अर्थात बालक नवीन ज्ञान को जब एक्सेप्ट कर, जब पुराने ज्ञान को हटा दे, उसकी जगह नवीन ज्ञान को ले आले। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर कुछ सालों बाद या बाद में कोई पूछे तो ये बदल चुके होंगे। तो नवीन ज्ञान को ऐड करना, या पुराने ज्ञान को हटा देना, उसकी जगह पे नवीन ज्ञान। जैसे आप समझो कि अगर आप कोई अपने घर में, आपके घर में कोई एक ए नाम की वस्तु है, इसे आपने हटा दिया, इसकी जगह पे किसको ला दिया, बी को ला दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। पूर्व ज्ञान की जगह पर नवीन ज्ञान की स्थापना करना क्या कहलाता है, समाविष्टीकरण। इसी को हम क्या कहते हैं, खोज की अवस्था। तो हम लोगों ने स्कीमा पढ़ा, हम लोगों ने स्कीमा के बाद संगठन को पढ़ा, संगठन के बाद हम लोगों ने किसको पढ़ा, अनुकूलन को, है ना। हमने कहा जो साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड है वो उनकी पहली पुस्तक थी। दूसरी पुस्तक का क्या नाम था, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। और जो सबसे मेन बात है वो आपके सामने ये बॉक्स में, क्लासिफाइड हिज थ्योरी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एज ऑफ चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है जीन पियाजे के द्वारा, ये इसका मेन आधार क्या है, तो बच्चों की उम्र या बच्चों की एज इसका मेन आधार है। जीन पियाजे ये कहते हैं, देखो मैं 2 अंतर आपको बता रहा हूं जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में। जीन पियाजे ने कहा बालक अपनी बौद्धिक संरचना का निर्माण स्वयं से करता है, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक अपनी बौद्धिक संरचना का निर्माण समाज के माध्यम से करता है, भाषा के माध्यम से करता है। इसलिए जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास न रख करके, है ना, सामाजिक, लगभग इसे सांस्कृतिक सिद्धांत रखा है ना, सोशियो कल्चरल थ्योरी। आप जब हम पढ़ेंगे ले वाइगोत्स्की की तो उस पर चर्चा हम करेंगे। फिलहाल यहाँ हमें यह समझना है कि जो जीन पियाजे थे, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत का क्लासिफिकेशन जो किया उसका आधार क्या था, बेस क्या था, एज, ठीक है, बच्चे की उम्र। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जो थ्योरी थी, जीन पियाजे ने कहा बालक की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी बौद्धिक संरचना, ज्ञान, अनुभव में भी परिवर्तन होता जाता है। ये आसान सी भाषा है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ द थ्योरी या स्टेजेस ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी के भागों की बात हम करते हैं। हमने कहा जो सबसे पहला भाग था उसे हम कहते हैं संवेदी गामक। अच्छा, आपने संवेदना का मतलब, या अभी मैंने आपको समझाया था कि संवेदना का मतलब क्या होता है। संवेदना का मतलब आप सेंसेशन कह सकते हैं, फीलिंग्स कह सकते हैं, जिसमें वो अपने 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज करता है। 5 सेंस ऑर्गन्स का मतलब नाक, कान, है ना, आंख का, फिर टंग का, जीभ का और स्किन का, त्वचा का प्रयोग करके जब ज्ञान प्राप्त करता है जिस उम्र में, उसी को हम कहते हैं संवेदी गामक या सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसका जो समय है, इसका समय है जन्म से लेकर के 2 वर्ष। तो यहां भी आप लिख सकते हैं जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का समय को हम क्या कहते हैं, सेंसोरी मोटर या संवेदी गामक अवस्था कहते हैं।
दूसरा जो है इसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसका समय क्या है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होता है ना, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होता है। अभी मैं आपको इस अवस्था जो ये अवस्थाएं हैं इसके अलग अलग फीचर्स की बात अभी मैं आपसे करता हूं। यहां पर बालक में जीववाद का गुण आने लगता है, इस टाइप से की चर्चा अभी हम आपसे कर रहे हैं। तीसरी स्टेज का क्या नाम है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसका समय क्या है? इसका समय है 7 से लेकर के 11, जो अंतः प्रज्ञा काल शब्द है इसी में यूज होगा, सॉरी यहां पे यूज होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसका समय क्या है 11 से लेकर के 15 तक। तो कंक्लूजन इस स्लाइड से आपको पढ़ना क्या था? इस स्लाइड से हमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का नाम पढ़ना था। कौन कौन सा? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रियात्मक को औपचारिक संक्रियात्मक भी कहते हैं। ओके, औपचारिक संक्रियात्मक भी कहते हैं। और क्या पढ़ना था हमें? इन अवस्थाओं की जो इन स्टेजेस की जो समय है, जो टाइमिंग है, उसे भी पढ़ना था। तो पहला क्या है? जन्म से 2 वर्ष, दूसरा क्या है 2 से लेकर के 7 वर्ष, तीसरा 7 से 11 और चौथा 11 से लेकर के 15। आप ही मानिए यहां से पक्का आपका एक नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेजेस की अलग अलग फीचर्स की चर्चा हम करते हैं। हमने कहा जो सेंसोरी मोटर है या संवेदी गामक अवस्था जो है ये बर्थ से लेकर के 2 इयर्स तक होती है। इसे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की फर्स्ट स्टेज भी कहते हैं या मूल अवस्था भी इसे कहते हैं। मूल अवस्था के नाम से अगर आपसे पूछे, बेस स्टेज के नाम से पूछे तो आप इसी को लगाएंगे, सेंसोरी मोटर को। इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं? इसमें विशेषता होती है आत्म अभिव्यक्ति को शारीरिक क्रियाओं से व्यक्त करता है, क्योंकि अभी इसके अंदर भाषा का विकास नहीं हुआ है। जो कुछ भी उसके अंदर भावनाएं हैं, जो कुछ भी वो कहना चाहता है, उसे शारीरिक क्रियाओं से रो करके, हाथ पैर को हिला करके, पटक करके प्रयोग करता है। फिर देखिए, हमने कहा सक्रिय होता है धीरे धीरे व्यवहार, सक्रिय व्यवहार का प्रवर्तक होता है, मतलब अपने व्यवहार में निरंतरता, उसके अंदर जो एक्टिवनेस होती है वो आती जाती है समय के बढ़ने के साथ साथ। ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करता है। अभी मैंने आपको बताया संवेदना जिसे कहते हैं, है ना, संवेदी गामक, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि जो भी जानकारी इकट्ठा करता है वो अपने नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा से करता है। जिज्ञासा का जन्म इसी अवस्था में होता है। प्रबल जिज्ञासा तो बाल्यावस्था में होती है, अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो जिज्ञासा का जन्म होता है वो इसी अवस्था में होता है। क्यूरियोसिटी जो जन्म लेती है वो इसी अवस्था में लेती है। अनुकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो भी इसी अवस्था में होती है ना। फिर देखिए वस्तु स्थायित्व, सबसे बड़ी हेडिंग, सबसे बड़ा पॉइंट जिसके सामने मैं हैज बना सकता हूं एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, वस्तु स्थायित्व क्या होता है। वस्तु स्थायित्व को समझिए, जैसे आप समझो इस ग्लास के साथ में कोई बालक खेल रहा है इस उम्र का, और इस ग्लास को खेलते खेलते मैंने उसके सामने से हटा दिया, तो इस ग्लास को, इस खिलौने को वो सर्च करने लगता है, ढूंढने लगता है, अर्थात इसका चित्र उसके मस्तिष्क में बन चुका होता है, या रोने लगता है। फिर से जब मैं वापस इस ग्लास को, इस खिलौने को उसके सामने रख देता हूं तो वो रोना बंद कर देता है, चुप हो जाता है, या जो खोजने की प्रक्रिया होती है उसे बंद कर देता है। कहने का मतलब जिस वस्तु के साथ, जिस ऑब्जेक्ट के साथ वो खेलता है उसका चित्र उसके मस्तिष्क में निर्मित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व। वस्तु का स्थायी रूप से विद्यमान होना वस्तु स्थायित्व कहलाता है। जन्मजात प्रेरित क्रियाएं, जिसे मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति कहा था। मैकडूगल ने जिसे मूल प्रवृत्ति कहा था, मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या है सर? मूल प्रवृत्ति का मतलब ऐसी आदतें, ऐसा व्यवहार जिसे मैंने कभी सीखा नहीं बल्कि जन्मजात रूप से हमारे अंदर विद्यमान है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। प्रतिनिधात्मक चिंतन करता है, किसी वस्तु के बारे में वो सोचता है ना, मतलब अपने जो चिंतन को वो लोग जीन पियाजे ने कहा कि 1.5 वर्ष का बालक जो होता है वो किसी कार्य को करने से पहले सोचने लगता है, हालांकि उसे व्यक्त नहीं कर पाता है लेकिन मस्तिष्क में उसके प्रोसेस होने लगता है। तो ये कुछ मैंने फीचर्स आपको बताए सेंसरी मोटर के या पहले स्टेज के जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। विश्वास मानिए आपको 100% प्रश्न
यहीं से मिलेगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा। जिस पॉइंट के सामने मैं हैज बनाता हूं उसको तो खास तौर से आपको अपने मस्तिष्क में रखना है। आइए सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। जो सेकेंड स्टेज है उसका नाम है प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसी का जो इसका समय है वो 2 से 7 वर्ष तक है। इसको हम सेकेंड स्टेज कहते हैं। आइए कुछ फीचर्स की बात हम करते हैं। भाषा व कौशल, कौशल का मतलब स्किल जो डेवलप होने लगती है, गुणों को सीखने लगता है और भाषा सीखने की अवस्था इसे ही कहते हैं। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। भाषा और कौशल सीखने की प्रमुख अवस्था कौन सी है? प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर आत्म केंद्रित चिंतन, ईगोसेंट्रिक कॉन्सर्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आत्म केंद्रित चिंतन, अपने लिए सोचना, आत्म केंद्रित चिंतन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिक कॉन्सर्न कहते हैं। दोनों पॉइंट जितना इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं लगा लीजिए, है ना। पीओ का मतलब प्री ऑपरेशनल की कुछ विशेषताएं क्या हैं? प्री ऑपरेशनल को हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 से 7 वर्ष के समय को हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है 2 से लेकर के 4 वर्ष तक, फिर दूसरा है 4 से लेकर के 7 वर्ष तक। देखिए जो पहला भाग है उसे हम पूर्व प्रत्यात्मक या आत्म केंद्रित अवस्था कहते हैं, ईगोसेंट्रिक स्टेज कहते हैं, है ना। इसे हम पूर्व संकलनात्मक अवस्था भी कहते हैं, कई नामों से आप जानेंगे। वास्तव में तुम्हें जानना क्या है कि पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में जिज्ञासा का जन्म होता है, ये हैज है। ये एग्जाम का पॉइंट है कि खोज की अवस्था किसे कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक को। पूर्व संक्रियात्मक में किसे कहते हैं? पूर्व प्रत्यात्मक को, है ना। जहां पर जिज्ञासा का जन्म होता है, अभी आपने पढ़ा था। फिर देखिए हमने कहा कि अंतः जिज्ञासा का जन्म नहीं, है ना। जिज्ञासा का जन्म तो पहले स्टेज में जिज्ञासा प्रबल होती है ना। इस स्टेज में जिज्ञासा क्या हो जाती है? प्रबल होने लगती है। फिर देखिए अंतः प्रज्ञा काल। अंतः प्रज्ञा काल और एक इंपॉर्टेंट हेडिंग। अंतः प्रज्ञा काल को हम किस रूप में देख सकते हैं? सामाजिकरण के रूप में देख सकते हैं। अंतः प्रज्ञा काल का मतलब इस समय 4 से 7 वर्ष में बालक के अंदर जो सामाजिकरण का बीज होता है वो पुष्पित होने लगता है या वो बढ़ने लगता है। जिस प्रकार एक बीज में वृक्ष निकलना, पेड़ छोटा छोटा पत्तियां दिखने लगती हैं, वैसे ही इस अवस्था में सामाजिकरण का बीज जो पहले स्टेज में बीज के रूप में था, अब वो उगने लगा है, अब वो बढ़ने लगा है। अर्थात इस उम्र में पुलिस की एक्टिंग करना, टीचर की एक्टिंग करना, वकील की एक्टिंग करना बालक चालू कर देता है। उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है अंतः प्रज्ञा काल में। आप देखिए कि बाल्यावस्था भी 1 साल इसमें है, क्योंकि आपने सामान्य रूप से पढ़ा था कि जन्म से 6 वर्ष तक शैशवा, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्या, तो जो 7वां वर्ष है वो बाल्या का है, इसमें जुड़ा हुआ है अंतः प्रज्ञा काल में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ अगर मैं शैशवा को लिख दूं, है ना, एक तरफ मैं बाल्या को लिख दूं, तो बीच की कड़ी कौन है? बीच की कड़ी है अंतः प्रज्ञा काल, क्योंकि 3-4 साल अंतः प्रज्ञा काल में तो शैशवावस्था का है, लेकिन 1 साल किसका है? बाल्या का भी मिला हुआ है। क्लियर है ये बात? चलो, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। भाषा कौशल का विकास ध्यान देना, आत्म केंद्रित चिंतन ध्यान देना, ये 2 उपभाग ध्यान देना इस पहले दूसरे भाग का। चलो अब मैं इसके आगे चर्चा करता हूं। इसके आगे कुछ विशेषताएं और इस हेडिंग की। एक है एनिमिज्म थिंकिंग। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है जल्दी से समझिए, जिसे कहते हैं जीववाद। जीववाद का मतलब निर्जीव के साथ सजीवों के जैसा व्यवहार करना, अपने डॉल से बात करना, टेडी बियर से बात करना, आसमान में बादलों से बात करना, या किसी खिलौने से अपने भाई बहन की तरह पेश आना, मतलब निर्जीवों के साथ सजीव के जैसा व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? जीववाद कहलाता है। भाषा का प्रयोग, इसी अवस्था में भाषा का प्रयोग करने लगता है। प्रतीकात्मक कार्य, सिंबॉलिक ये फंक्शंस करने लगता है। सिंबॉलिक फंक्शंस का मतलब क्या है? प्रतीकात्मक कार्य मतलब संकेतों के, संकेत नहीं प्रतीकों के रूप में वो पहचानने लगता है। जैसे काला कुत्ता होता है ना, और टाइगर कैसे होता है, कैट कैसे होती है, वो अपने दिमाग में प्रतीक चिन्ह बनाने लगता है। आइए, भाषा का प्रयोग किस अवस्था में करता है? 4 से 7 अवस्था में जो भाषा का प्रयोग करता है वो 2 प्रकार की होती है। देखिए जो 4 से अंतः प्रज्ञा काल, ये क्या है भैया? अंतः प्रज्ञा काल।
ये मैंने क्या बताया आपको, ये जीववाद, अभी इसकी पहले स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था, 2 गुण जीववाद है ना। देखिए अंतः प्रज्ञा काल जो 4 से 7 वर्ष का होता है, उस समय वो दो भाषाओं का प्रयोग करता है। एक अपने लिए, अपने आप से बात करने के लिए, अपने आप से सोचने के लिए, है ना, और एक समाज से बात करने के लिए। तो जीन पियाजे ने कहा जो स्वयं से बात करता है उसी को हम ईगोसेंट्रिक कहते हैं, समाज से जो बात करता है उसे हम सोशलाइज कहते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन अपने लिए, ये हैश पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है, अपने लिए जो बात करता है उसे ईगोसेंट्रिक कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक। वाइगोस्की ने इसे कुछ और कहा था, आत्मनियमन कहा था, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन नाम दिया था, लेकिन इन्होंने क्या कहा, ईगोसेंट्रिक कहा। आइए इनमें ठीक है, अब पलटावी गुण होता है। अब पलटावी गुण का मतलब 4 + 2 = 6, लेकिन अगर इनसे 2 + 4 पूछो तो मतलब संख्याओं को उलट पलट के समझाने पर ये नहीं समझ पाते हैं, सीधी सीधी बात को समझते हैं। काल्पनिक खेल है ना, आपस में बातचीत करके खेलना, असंगत तर्कणा, इनके जो क्या क्यों कैसे जैसे प्रश्न होते हैं वो ज्यादा तर्कपूर्ण नहीं होते हैं, वैज्ञानिक नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष बोध तर्कणा, प्रत्यक्ष बोध तर्कणा का मतलब जो चीज वो देखते हैं उसी के बारे में सोच पाते हैं, जो चीजें नहीं होती उसके बारे में नहीं सोच पाते हैं। मतलब देख करके अगर उसे हटा लो तो ये स्थायित्व का गुण तो पहले ही है, लेकिन उस चीज के बारे में कभी नहीं सोच पाते जिसको इन्होंने ना देखा हो। चलो भैया, अब हम तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात है मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कहां से कहां तक होती है, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। याद रखिएगा, इसमें लॉजिकल थॉट अर्थात अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। वो ऐसे प्रश्न पूछेगा जिनका जवाब देने में आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा हाँ हमारा बच्चा इतना बुद्धिमान हो गया है। ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जिनका अपनी मीनिंग होती है, जिनका अपना अर्थ होता है। 2 वस्तुओं और 2 घटनाओं के बीच समानता और अंतर स्पष्ट कर लेता है। गणितीय अवधारणा, जोड़ घटाना, गुणा भाग, लंबाई चौड़ाई, ये सब उसके अंदर विकसित होने लगते हैं। याद रखिएगा इसको। ये पलटावी गुण भी इसके अंदर आने लगता है। पलटावी गुण का मतलब अगर उससे पूछो 4 × 6 है ना, तो 24, और उससे पूछो 6 × 4 तो भी वो बता लेगा 24। ठीक है, तो अब आपने देखा कि उसके अंदर पलटावी गुण भी विकसित होने लगा। व्याख्या करने की विशेषता उसके अंदर आने लगती है। उत्क्रमणीयता, यही रिवर्सशिप है ना, रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ था इसके पहले वो भी बता लेगा, है ना। अभी पिछली जैसे उसको कुछ पढ़ाते रहिए, कहिए पिछले पन्ने में क्या लिखा था, तो वो बता लेगा कि पिछले पन्ने में क्या लिखा हुआ है, मतलब पिछली बातों को भी वो आपको बता देगा। संरक्षण का मतलब होता है कि उसे पता होगा कि जैसे 2 चीजें आपको दे दीजिए, 1-1 किलो की 2 चीजें दे दीजिए, और 1 किलो रुई दे दीजिए और 1 किलो पानी, मतलब 1 लीटर पानी, या 1 किलो आप कोई उसको वस्तु दे दीजिए, 1 किलो की फुटबॉल दे दीजिए, 1 किलो का। उसे पता होगा कि 1 केजी का फुटबॉल जो है वो भी ये चाहे इतना है तो भी ये 1 केजी का है, और अगर इतना कॉटन है, रुई है, तो भी ये 1 केजी की है। अर्थात इसको तोड़ने पर अगर 2 भाग कर दें तो ये एक आधा किलो के हो जाएंगे, 500 ग्राम के हो जाएंगे, लेकिन इनमें जो इनका वेट है वो खराब नहीं होगा या अंतर नहीं आएगा, एक जैसा रहेगा। क्रमबद्धता क्या है? क्रमबद्धता का मतलब किसी चीज को सीरीज से ये बता सकते हैं, है ना। जैसे कहीं गए हैं, जिन जिन घटनाओं को इन्होंने देखा है, सीरीज से आपको बता सकते हैं कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस टाइप से 1 2 3 करके ये आपको समझा सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हमने आपसे बात किया किसके बारे में, मूर्त संक्रियात्मक के बारे में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक का मतलब होता है 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। कहां से कहां तक भैया? 11 से लेकर के 15 वर्ष तक औपचारिक संक्रियात्मक को ही हम अमूर्त संक्रियात्मक कहते हैं, क्योंकि इस समय बालक उन चीजों के बारे में, उन तथ्यों के बारे में, उन वस्तुओं के बारे में भी सोचने लगता है जिन चीजों को उसने कभी देखा ना हो। अर्थात इसकी जो कॉन्सर्न पावर होती है, थिंकिंग इमेजिनेशन पावर होती है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए, लास्ट स्टेज कहते हैं इसे। इसमें प्रेम, न्याय, स्वतंत्रता आदि को समझने की भावना उसके अंदर आ जाती है ना। साइंटिफिक रीजनिंग, तार्किक चिंतन करने लगता है, जिसका अपना कोई अर्थ होता है ना। जैसे 6 महीने का दिन क्यों होता है, ये 6 महीने की रात, ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां क्यों होता है,
फिर 4 महीने में भारत में मौसम क्यों बदल जाता है, दिन और रात क्यों होते हैं, इस टाइप का चिंतन वो करने लगता है जिसका साइंटिफिक रीजन बताया जा सके। तर्क करने लगता है, कल्पना करने लगता है, चिंतन करने लगता है, जो मैंने अभी आपको बताया। और हैज पॉइंट ये है, अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। अमूर्त चिंतन का मतलब ऐसी वस्तुओं के बारे में सोचना जो वस्तुएं उपस्थित ना हो उसके सामने, किसी आकृति के रूप में, किसी आकार के रूप में। फिर क्या करता है, आदर्शवादी चिंतन करने लगता है, हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, और अनुमान भी लगा सकता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, या पढ़ेंगे तो कितने मार्क्स आ सकते हैं, इस प्रकार का अनुमान भी लगा सकता है। स्टार्ट पॉइंट, हैच पॉइंट ये है, अपनी समस्या का समाधान वो स्वयं से कर लेता है, या अमूर्त रूप से मतलब सोच करके, हाँ इसका समाधान, इस प्रॉब्लम का सलूशन ये हो सकता है, उस प्रकार से वो अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। अन्वेषणशीलता का मतलब होता है डिस्कवरी, खोज। इस समय बालक किसी चीज को खोजने की प्रवृत्ति अर्थात वैज्ञानिक बनने की प्रवृत्ति का भी जन्म इसके अंदर हो जाता है। फिर देखिए सृजनात्मकता का भी जन्म इसी समय होता है, और समायोजन की विशेषता भी इसके अंदर प्रमुख रूप से इसी समय डेवलप होती है। आपने देखा कि हमने जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं के बारे में आपसे चर्चा किया, और उन पॉइंट्स को आपके सामने लिखा था जो एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। इसी प्रकार आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेव वाइगोस्की का वीडियो लेकर के आएंगे। लेव वाइगोस्की का सोशियो कल्चर थ्योरी आपको पढ़ाएंगे, फिर ब्रूनर को पढ़ेंगे, फिर हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब आराम से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगा